राजनांदगांव पत्रिका से खेमराज वर्मा की रिपोर्ट। आप भी देखें। मोहबे अस्पताल की लापरवाही पर हुई बच्चे की मौत, डॉक्टरों को सजा देने की हुई मांग। मामला राजनांदगांव से जुड़ा हुआ है। नए दौर में अस्पतालों की व्यवस्था इस कदर गड़बड़ाई है, जहां किसी मां की मौत हो या फिर बच्चे की, उन्हें कोई परवाह नहीं। उसके बावजूद भी स्वयं को भगवान से कम नहीं समझते। और तो और अब सिंडिकेट डॉक्टरों के द्वारा दुनिया के कोई भी बीमारी का इलाज कोई भी डोला डॉक्टरों द्वारा संभव होने लगा है, चाहे वह डॉक्टर झोला छाप ही क्यों न हो। नए दौर पर डोला डॉक्टर भी गायनिकोलॉजिस्ट बनकर इलाज करने लगे हैं। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। मेघराज यदु पीड़ित महिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होकर बताया कि उनके साथ राजनांदगांव के बलदेवबाग स्थित कुमुद मोहबे मेमोरियल अस्पताल, जहां प्रसव संबंधी कार्य कराया जाता है, जहां अन्याय ही नहीं बल्कि अत्याचार किए हैं और उनकी लापरवाही से उनके आने वाली वंशजों पर स्टाफ लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मोहबे के कहने पर उन्होंने अपनी फरहज बहन को इस अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती कराया, जहां भर्ती करने के बाद डॉक्टर मोहबे गायब हो गई। पूछने पर पता चला कि वह पार्टी में गई है और प्रसव का कार्य उनके भाई सौरभ मोहबे द्वारा कराया गया, जो कि गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हैं, जिनके लापरवाही से उनकी बहन और बच्चे दोनों ही मौत के मुंह में चले गए। जहां परिवारजनों के सूझबूझ से बहन को तो बचा लिया गया, लेकिन आने वाले नौनिहाल बच्चे को नहीं बचा पाया। उन्होंने बताया कि मोहबे अस्पताल की व्यवस्था उनके परिवार का जीवन उजाड़ दिया है, जो कि किसी भी परिवार के लिए पीड़ादायक है। जो उनके परिवार में हुआ वह और किसी परिवार में नहीं होना चाहिए। इसलिए इस तरह के अस्पताल को उन्होंने जिला प्रशासन को शिकायत कर बंद करने की मांग की है तथा इस तरह के डोला डॉक्टरों को तत्काल किए गए लापरवाही पर कानूनन सजा देने की मांग की है। आप भी देखें वीडियो। धन्यवाद। को वेंटिलेटर में नवजात शिशु को डाल दिया गया, जिसको उसकी माता ने अपने हाथ से न छू पाई, न देख पाई, न परिजनों ने देख पाए ठीक से। उसके बाद सुबह 24 नवंबर की रात बीती 3 बजे वो मैडम आई हैं और बोली कि सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में। अंत तक वो झूठ ही बोलती रही। एक रूम में लेखा यदु को रख दिया गया। रूम में रखने के बाद लेखा यदु का जो रक्त स्त्राव हो रहा था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो आनंद फानंद में जब डॉक्टर नीचे आई और उनको बताया गया कि रक्त स्त्राव तो रुक ही नहीं रहा है, इस प्रकार की डिलीवरी के बाद जो रक्त स्त्राव रुक नहीं रहा है, इसके लिए आप कुछ करिए, इसको देखिए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता है, ये तो बहुत सामान्य सी बात। और जब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रेशराइज किया कि नहीं वो नहीं बचेगी, इतना ब्लड अगर फ्लो होते रहेगा तो बच नहीं पाएगी, आप देखिए थोड़ा। तब वो आनंद फानंद में आकर के उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम, इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर था उनका, आप एक काम करो 10 प्लाज्मा ले आओ, आप FBP ले आओ, आप 15 होल ब्लड ले आओ। मतलब जिस तरह किसी हम होटल रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं उस तरह वो ब्लड के मतलब मंगाने के लिए हमें कहने लगे। और आनंद फानंद में हम लोगों ने पूरी 56 यूनिट ब्लड की व्यवस्था की। 56 यूनिट ब्लड, लगभग सबकी रसीदें हमारे पास और सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, जो हम प्रस्तुत करेंगे आपके माध्यम से। सारी चीज़ें सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा एक व्यक्ति का पूरा जीवन चला गया। पहली शादी, पहला साल था, पहला पुत्र था, वो पुत्र नहीं रहा इस दुनिया में, उसको बाल गोपाल रिफर कर दिया गया अगले दिन सुबह एक नाटकीय ढंग से। उनकी भी सांठगांठ कहीं ना कहीं इसमें लगती है, क्योंकि यहाँ आए वहाँ के डॉक्टर बाल गोपाल के और बच्चे को उठा करके ले गए। हमें उस समय भी देखने नहीं दिया गया बच्चे को, कि हम जान पाए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। हमें कुछ भी नहीं बताया गया, पूरा अंधेरे में रखा गया। और डॉक्टर और मरीज का रिश्ता ऐसा होता है, विश्वास का रिश्ता होता है, जिसको इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने सारे नॉर्म्स को तोड़ा है, जो एक मेडिकल के नॉर्म्स होते हैं, जो एक शपथ होती है डॉक्टर की, चिकित्सक की जो शपथ होती है, सारी सब तार इन्होंने कर दिया। और ऐसा कृत्य हमारे साथ हुआ है ऐसी बात नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बस यही अंतर है कि वो लोग सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वो भाग्य के भरोसे, हम नहीं छोड़ पाएंगे मगर इस चीज़ को भाग्य के भरोसे। हम इसमें न्याय चाहते हैं और आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। बाल गोपाल में जब बच्चे को रिफर किया गया तो वहाँ पर नाटकीय ढंग से शाम को 5:30-6 बजे हमें बताया जाता है कि बच्चा नहीं रहा। उसी के साथ साथ जब लेखा को यहाँ से रामकृष्ण की एम्बुलेंस से रिफर किया गया, अब आप स्थिति को थोड़ा सा कल्पना करके देखिए। एक तरफ जो माता है, बच्चे की माता है, वो रामकृष्ण में जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग एडमिट कराने के लिए कि वो बच जाए, और एक तरफ बाल गोपाल में आधे परिवार वाले बच्चे के लिए पीड़ित है, परेशान है, चिंतित है कि वो बच्चा बच जाए। दोनों तरफ हमारे परिवार वाले पूरे परेशान। इतना दुर्दिन जो हमने देखा वो किसी दुश्मन को भी ईश्वर ना दिखाया, वो दिन हमको इन्होंने दिखाया। और अपनी सिर्फ कुछ इनको हास परिहास लगता है, क्या लगता है ये तो यही जानेंगे, लेकिन इन्होंने कोई मापदंड किसी प्रकार का
अगर आप किसी को ऑपरेशन के लिए डिलीवरी के लिए लाते हैं तो उसकी पूरी आपको व्यवस्था करनी होती है, जैसे ब्लड अगर इमरजेंसी में आवश्यकता हो, ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं जिनका इन्होंने बिल्कुल भी पालन नहीं किया। और ये हमारी आपकी सबकी जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल से, चिकित्सकों से। तो ये हर किसी के लिए है कि भाई ये समस्या हमारे साथ जो आई है, ये जो हमने देखा है, ये जो कष्ट हमने सहा है, आज दूसरे पुत्र का होने का भी, दूसरे बच्चे के आने का भी कोई चांस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि उनका बच्चादानी निकाल के इनकी जान को बचाया गया। रामकृष्ण जब इनको ले जाया गया तो इतना ब्लड बह चुका था कि इनका यूट्रस रिमूव करना पड़ा, वही एकमात्र रास्ता बचा था इनकी जान को बचाने का। तो यूट्रस रिमूव करके वहाँ के डॉक्टरों ने बहुत मुश्किल से इनकी जान को बचाया और काफ़ी कष्ट के साथ फिर ये अभी यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुई। और मैं इसमें आप लोगों का सहयोग इस प्रकार चाहता हूँ कि ऐसे जो सिंडिकेट की तरह, माफिया की तरह जो चिकित्सा को एक व्यवसाय बना लिए हैं, जो सेवा का माध्यम नहीं रह गया आज के समय पे, ऐसे अस्पतालों पर ऐसे चिकित्सकों की डिग्रियों की जांच, उनके हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, उनको तत्काल प्रभाव से, ताकि अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार की चीज़ों का सामना न करना पड़े। आप मुझे बताइए, क्या किसी आम आदमी की बूते की बात है कि वो 56 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करते? राजनांदगांव शहर में प्लेटलेट्स अवेलेबल नहीं है भाई साहब उतना। आप बिलासा और ये राजनांदगांव ब्लड बैंक की बात करें तो प्लेटलेट्स उतनी मात्रा में नहीं है कि आप किसी मरीज के लिए उपलब्ध तत्काल प्रभाव से कर पाए। एक प्रोसीजर से होकर ये सारी चीज़ों को हमने फेस किया है, सामना किया है। उसके बाद उनका रवैया ऐसा है कि वो कह रही थी कि इनको डिस्चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं, मैं अभी भी इनको यहाँ रख सकती हूँ। मतलब आप रिस्क पे रिस्क लिए जा रहे हैं। मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि अभी भी इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने पास रखूँगी। हमने रामकृष्ण जब लेकर गए तब जाकर के कहीं इनका जान सुरक्षित हो पाए। मुझे यही कहना है, आप सभी अपने चौथा स्तंभ है मीडिया, हमें आप पर पूरा विश्वास है, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हम कोर्ट की शरण में भी गए हैं और उन कोर्ट से भी हमें न्याय की पूरी आशा है। और आप लोगों से जो चौथा स्तंभ है, हमें पूरी आशा है कि आपका सहयोग हमें मिलेगा और पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा। आपकी कलम की ताकत से उनको न्याय मिल पाएगा और लोगों में जो जन जागृति आएगी कि किस प्रकार से जो डॉक्टर है उनके किस हमें झांसे में नहीं आना और कैसे उनसे हमें बचना है, ऐसी समस्या से कैसे। शिकायत कहाँ की है? शिकायत सभी जगह किया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ किया गया है, माननीय स्वास्थ्य सचिव जी के यहाँ किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ किया गया है, कलेक्टर महोदय के यहाँ किया गया, सीएमएचओ साहब के यहाँ किया गया। इवन सीएमएचओ साहब के यहाँ रिपोर्ट भी बनी, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर कलेक्टर साहब से, जो पर्यवेक्षी अधिकारी की भूमिका में थे, कलेक्टर साहब जो मोहन सिंह साहब हैं, उनकी भूमिका को इन्होंने क्या किया, स्टे लगवा दिया। जो हमारा आदेश आप लगा होगा, आपकी प्रेस विज्ञप्ति में अटैच है वो आदेश। सीएमएचओ साहब ने पक्ष में एक रिपोर्ट, उनकी जांच टीम है जो सरकारी डॉक्टरों की, उन्होंने पक्ष में एक रिपोर्ट बनाया जिसमें बताया गया कि इनके साथ में जाती हुई, ये दिख रहा है कि जाती हुई है। उस रिपोर्ट को इन्होंने स्टे लगा दिया, यह कहकर कि इनको बोलने का अवसर दिया जाए, जबकि उनको पर्याप्त 2 माह का समय दिया गया था बोलने के लिए। तब वो भगाते रहे, सरकारी और जो टीम के वो डॉक्टर थे उनको वो भगाते रहे, उनसे बात करने से बचते रहे। और बाद में जब उनका ऑर्डर पास हो गया कि भाई वो तो समर्थन दे नहीं रहे, सहयोग कर नहीं रहे, तब जाके ये क्या करते हैं, स्टे लगवाते हैं। और स्टे लगने के बाद जवाब के 1 माह उसको भी गुजर चुके हैं। 14 मार्च को इन्होंने, कलेक्टर जी का आदेश आया था कि इनको बोलने का अवसर दिया जाए हॉस्पिटल प्रबंधन को, और आज 1 माह उसको भी बीत चुका है, तो जवाब का कोई अता पता नहीं। सीएमएचओ साहब से बात करने पर ये बात आती है, सीएमएचओ साहब से शिकायत हमें है, बात करने हम लोग जब जाते हैं तो वो कहते हैं मैं एक अकेला सीएमएचओ हूँ, अकेला प्रभारी सीएमएचओ हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे कार्य हैं। तो क्या किसी का जान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? एक बच्चा जो पहला पुत्र रत्न था, पहला बच्चा था, वो चला गया, नवविवाहिता थे, नवविवाहित थे ये लोग, अब इनके जीवन में कोई तो चीजें बची नहीं। किसके कारण? एक हॉस्पिटल प्रबंधन कारण। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, आपकी एक प्रशासनिक जिम्मेदारी तो है ही बतौर सीएमएचओ, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप किसको न्याय दिलाने में अपना योगदान दे सकें। न्यायालय में क्या बात प्रस्तुत की है? न्यायालय में जो है रिट पिटीशन हमारे वकील के माध्यम से जो है वो फाइल हुआ है। और क्या डिमांड क्या किए हैं, आधार क्या है? देखिए, जो सीएमएचओ की रिपोर्ट है वही आधार बनेगी। ये लोग तो रिपोर्ट में ही हिला हवाला भी कर रहे हैं, तो पुख्ता रूप से अभी हमारा वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाया रिपोर्ट की, हम अभी प्रतीक्षा में, और जो कि प्रतीक्षा बहुत लंबी हो गई है। आरोप और न्याय की क्या मांग की है? देखिए, आरोप हमारा यही है कि वो जो कि हमारा सीएमएचओ की रिपोर्ट में आया वही हमारे आरोप थे, और इसमें मैंने आपको संलग्न भी करके सभी विषय दिए हुए हैं। आरोप यही है कि उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना था, चीज़ों को जानना था, परिजनों को समझाना था, अगर उनको कहीं जाना था तो उनको अल्टरनेट डॉक्टर अलॉट कर देना था। नहीं अलॉट कर पा रही थी तो इतना भी प्रसव पीड़ा नहीं आई थी, वो कृत्रिम रूप से प्रसव पीड़ा को इंड्यूस किया गया था। इस लापरवाही के कारण, मतलब इस लापरवाही से जो उत्पन्न हुई स्थिति, डॉक्टरों को सजा क्या मिलनी चाहिए, क्या सोचते हैं आप? बहुत इसमें तो इसमें बहुत कठोर से कठोर धारा के अधीन इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गैर इरादतन हत्या का मामला बन जाता है, लेकिन इसमें नया नॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है। ये भी एक आप लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, ये
आप देखिए किसी को अगर किसी ने अगर हत्या कर दी तो 302 की कठोर धारा लगती है, उसके अधीन कार्रवाई होती है। लेकिन जब हॉस्पिटल में कोई व्हाइट कॉलर क्राइम करता है या अपने लापरवाही करता है, कभी ऑपरेशन करके पेट खुला छोड़ देता है, ऐसे डॉक्टरों के लिए कभी कुछ नहीं होता। ऐसे क्यों नहीं होता? क्यों मेडिकल की इतनी ज़्यादा जटिल है? आप सीएमएचओ से रिपोर्ट बनवाएं, फिर यहाँ जाए, फिर वहाँ जाए। आम आदमी इतना नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए डॉक्टर इस प्रकार का कृत्य बेधड़क कर रहे हैं। इस पर कठोर से कठोर धाराओं के अधीन कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल जो गली गली में जो हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं ना, बिना अनुमति के, बिना किसी नॉर्म्स के फॉलो किए हुए, बिना किसी उचित व्यवस्था के, ये सभी चीजें इंसान के जीवन का जो ह्यूमन राइट्स हमारे कहते हैं कि राइट टू लिव, हमारे जीने के अधिकार के साथ खिलवाड़ है। जिस प्रकार के हॉस्पिटल हमारे साथ जो खिलवाड़, आदमी विश्वास करके डॉक्टर पर जाता है, चिकित्सक पर जाता है, और चिकित्सक इस तरह उसके विश्वास की धज्जियां उड़ाता है, उसके जीवन को नर्क बना देता है, तो ये खिलवाड़ है एक तरह से। और इसमें बहुत अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और हम इसमें चाहते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम ये चाहते हैं कि इस पर कठोर से कठोर धारा के अधीन जो भी इसमें संलिप्त थे, डॉक्टर सुरभि महोदय, सौरभ महोदय, उनका जो स्टाफ जो भी उसमें संलिप्त थे, उन सब पर कठोर से कठोर धाराओं के अधीन कार्रवाई होनी चाहिए। उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, वो अस्पताल में ताला लगना चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि आसपास के जो गांव गरीब के मजदूर किसान आते हैं, जो विश्वास करके आते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, उनके साथ इस तरह का कृत्य रोज हो रहा है। बस नोटिस में नहीं आता क्योंकि वो लोग अपनी चीजों पर एड्रेस नहीं कर पाते, आके आप लोगों से बता नहीं पाते हैं, सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो रोजमर्रा के जीवन में अपने उलझे हुए रहते हैं। वो अपना भाग्य मान लेते हैं कि चलो हमारा दुर्भाग्य था, ऐसा हो। प्रतिदिन हो रहे हैं। आप एक रिपोर्ट तो निकलवाइए, प्रतिदिन राजनांदगांव में कुमुद मोहब्बत मेमोरियल में प्रतिदिन ये कार्य हो रहा है, दिन प्रतिदिन ये कार्य हो रहा है। दूर दूर से गांव से लोग आते हैं, कार्ड से हो जाएगा सोचकर, और उनके मुखबिर भी है गांव गांव में, जो कि एक तरह से लाते हैं उनको यहाँ खींच कर कि भैया यहाँ जी